नमस्कार, मी अनुजा. तुम्ही पाहत आहात मुंबई तक. आय एम व्हेरी शुअर की तुमच्यापर्यंत सुद्धा ही बातमी आलेली असणार आहे की आता भारतात क्रिप्टो करन्सीवर बंदी येणार आहे. अशा अनेक चर्चा तुम्ही ऐकत असाल. डिजिटल करन्सीबद्दल सुद्धा तुम्ही ऐकत असाल आणि त्या संदर्भातली ठोस माहिती द्यायला आम्ही लाईव्ह आलेलो आहोत. खरं तर मोदी सरकार आता येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात एक बिल आणणार आहे ज्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे की क्रिप्टो करन्सीवर, प्रायव्हेट क्रिप्टो करन्सीवर खरं तर बंदी येणार आहे आणि एक आरबीआयची डिजिटल करन्सी असणार आहे, त्या संदर्भात सुद्धा हे बिल आहे. पण ही बातमी आल्यानंतर अनेकांच्या मनात असे संभ्रम आहेत की नेमकं काय होणार आहे, म्हणजे क्रिप्टो करन्सी येणार आहे का, त्याच्यावर बंदी येणार आहे का, मग कुठल्या क्रिप्टो करन्सीवर बंदी येणार आहे, ही डिजिटल करन्सी नेमकी काय आहे, असे अनेक प्रश्न लोकांना पडतायत. आणि त्याच प्रश्नांची नेमकी उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आणि अगदी सोप्या भाषेत उत्तरं जाणून घेण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत आयुष एलावादी, जे बिझनेस टुडेचे टेक एडिटर आहेत. आपण सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं त्यांच्याकडनं अगदी सोप्या शब्दात त्याची उत्तरं जाणून घेऊयात. आयुष, माझा अगदी बेसिक प्रश्न पहिला हाच आहे की नेमकी पहिले सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की हे बिल का आणलं जातं, ह्याच्या मागे उद्देश काय आहे मोदी सरकारचा? देखिए अनुजा, उद्देश्य तो काफ़ी सिंपल है, वो तो आपको उसके नाम से ही पता चल जाता है. ये दो चीज़ें करना चाहते हैं. पहला मकसद ये है कि एक इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं ये डिजिटल करेंसी का, एक CBDC जो रिज़र्व बैंक के अंडर एक CBDC, एक सेंट्रलाइज्ड बैंक की डिजिटल करेंसी बनेगी. अभी इस डिजिटल करेंसी के बारे में तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसके एग्जैक्ट डिटेल्स क्या होंगे. दूसरी बात यह है कि उन्होंने प्राइवेट क्रिप्टोज़ की कुछ बात की है. अब ये मुद्दे की बात है क्योंकि इसमें जो कन्फ्यूजन है यहाँ पे शुरू हो रहा है. कन्फ्यूजन क्या है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी होता क्या है ना. क्योंकि अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में किसी को पूछें तो वो बोलेंगे कि पब्लिक क्रिप्टो करेंसी ही क्रिप्टो करेंसी होती है. प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली अगर आप अमेरिका में जाके पूछें तो सिलिकॉन वैली में कोई टेक कोडर आपको शायद बताएगा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वो क्रिप्टो करेंसी है जैसे मुझे आपको एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कुछ क्रिप्टो कॉइन्स देने हैं. उसमें एक अलग से एक प्राइवेसी हैश होगी या एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एनोनिमिटी, जिससे आदमी को पता नहीं चले कि आयुष ने अनुजा को वो क्रिप्टो दिए हैं, वो कुछ पैसे दिए हैं. पर ये इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है, तो इसकी बात मुझे नहीं लगता कि विंटर सेशन में पार्लियामेंट करेगी, है ना. इसलिए लोगों को ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही है क्योंकि उनको लगता है कि जो ये हमारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, ये शायद बिटकॉइन, एथेरियम, कार्डानो, ये सब जो पॉपुलर, जो आप भी शायद एक्सचेंजेस में देखती होंगी, और पब्लिक गवर्नमेंट की नज़र में से वो है जो सेंट्रल बैंक निकालेगा एज अ क्रिप्टो करेंसी, अगर वो एक क्रिप्टो करेंसी निकालेंगे. अभी मेन प्रॉब्लम तो ये है, और जो सब मीडिया चैनल इसकी चर्चा कर रहे हैं, सोर्सेज तो ये बता रहे हैं, सूत्रों के अनुसार हमको ये पता चल रहा है कि ये जो उन्होंने लिस्ट किया है ना, जब विंटर सेशन होता है तो उसमें लिस्ट करते हैं आइटम्स फॉर बिजनेस. ये एक ऐसा आइटम है उसमें, और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने पहले ही जो लिस्ट किया था उसको एज द नेम ऑफ द बिल और उसकी जो मेन पर्पसेस, वो कॉपी पेस्ट हुआ है फरवरी 2021 के बिल से. तो उसकी लैंग्वेज पे हमें नहीं जाना चाहिए जब तक इसके कंटेंट्स, हमको जो अपडेटेड कंटेंट्स की जानकारी नहीं है, जो हमको अगले 3 हफ्तों में जब सेशन चलेंगे तो हमें उसकी जानकारी तब मिलेगी, और तब हमें इसकी एक इन डेप्थ चर्चा करनी चाहिए. नक्कीच. तर जसं आयुष म्हणाला तसं खरं तर क्रिप्टो करन्सी सरसकट बॅन होणार नाही. त्याच्यात दोन प्रकार आहेत. एक आहे पब्लिक क्रिप्टो करन्सी आणि दुसरी आहे प्रायव्हेट क्रिप्टो करन्सी. अजून अधिवेशन तर सुरू व्हायचं आहे, त्यामुळे बिल जेव्हा येईल तेव्हाच या सगळ्या गोष्टीतली क्लॅरिटी मिळेल. पण जसं आयुष म्हणाला की ह्याच्या मागे खरं तर काही भीती आहे का आयुष? कारण की माझा हा प्रश्न असा आहे की जेव्हा आता नुकतेच आपले पंतप्रधान मोदी सिडनीला गेलेले होते तेव्हा त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की ही गोष्ट चुकीच्या मार्गाने किंवा चुकीच्या हातात कोणाच्या जाऊ नये, कारण की त्याने आपला यूथ, आपली जी तरुणाई आहे ती स्पॉईल होऊ शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे की जसं तू म्हणालास की सगळंच बॅन करून टाकलं तर कदाचित मग त्याच्यात इल्लीगल ट्रेडिंग होऊ शकतं, क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटी होऊ शकते, फसवणूक, सायबर क्राईम होऊ शकतात किंवा ड्रग ट्रॅफिकिंग होऊ शकतं, अशा सुद्धा गोष्टी आहेत. तर या भीतीमुळे इतकं तातडीने हे पाऊल उचललं जातंय का? यू नो अनुजा, ये जो नैरेटिव है ना, सब लोग बोल रहे हैं कब से कि ये सब जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो क्रिप्टो करेंसी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं जो इंटरनेशनली भी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो रिलीज़ किए हैं
वो स्टैटिस्टिक्स तो ये बताते हैं कि कैश से, पैसों से, रुपयों से, डॉलर से सबसे ज़्यादा क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रिप्टो करेंसी से कम। तो ये नैरेटिव मुझे तो लगता है कि मतलब मुद्दे की बात है, लेकिन इट्स पटेटोज पटाटोज, पता नहीं कि ये सच्ची में यही बात है कि देखिए क्रिप्टो करेंसी की खासियत क्या है। क्रिप्टो करेंसी इज़ ट्रांसपेरेंट। ये क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन पे होता है। अगर मुझे आपको 4 बिटकॉइन देने, इतने बिटकॉइन मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर होते और मैं एक अमीर आदमी होता तो मुझे आपको 4 बिटकॉइन देने हैं। वो एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे होता है। अगर मैं अनुजा को 1 बिटकॉइन दे रहा था जो 45-55 लाख का होता, मैं पता नहीं क्यों देता, लेकिन अगर वो 1 बिटकॉइन देना होता, अगर मैं कैश में देता तो मेरे बैंक से वो पैसे इनके बैंक में जाते। एक ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन एक जगह वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी मेरे बैंक से उनके बैंक तक, वो एक लेजर पे होगी। जैसे लेजर बुक होती है, उस पे लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस अलग अलग कंप्यूटर पे रजिस्टर हो जाएंगी। तो अगर मैंने कुछ झोल किया आपके साथ, काय तरी झोल, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन एवरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क। तो ये खासियत है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, आजकल के बैंकिंग सिस्टम्स हैं, आजकल की सरकार है, उसको एक चुनौती दे रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है। तो इसलिए लोग इतने मतलब घबरा रहे हैं, क्योंकि पहले तो कॉन्सेप्ट एक नया है। जब नया कॉन्सेप्ट आता है तो लोग थोड़े घबरा जाते हैं, है ना। आप अपने मम्मी या डैडी को जाके समझाएं कि ये कुछ नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो भी बोलेंगे नहीं नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ लो। हमारे इंडिया टुडे के सब चैनल्स देखो, थोड़ा उसमें एजुकेशन हो जाए, फिर देखेंगे क्या करना है। तो क्रिप्टो करेंसी की मेन प्रॉब्लम क्या है कि इतनी जानकारी नहीं है, अवेयरनेस कम है। तो आपका जो कहना था कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है, स्टैटिस्टिक्स तो वो नहीं कहते। एक्चुअली जो ब्लॉकचेन है, जो मैं आपको बता रहा था, वो जो नेटवर्क जिस पे ये सब टेक्नोलॉजी चलती है, वो एक जो डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन है, उसके कई सारे लाभ हैं। जैसे कि बैंकिंग में पूरे आपके प्रोसेस को एकदम एफिशिएंट बना सकता है, जो भी खामियां हैं उनको ठीक कर सकता है। लॉजिस्टिक्स में इतने सारे लॉजिस्टिक्स के मतलब इंडिया में ट्रेन से रेलवे नेटवर्क पे जो भी मतलब अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन की भी चीज़ें हो रही हैं, उसको एक एफिशिएंट नेटवर्क बना सकता है, और उसमें झोल झपाट करने की भी बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है। क्योंकि आप सोचिए, अगर लाखों कंप्यूटर्स पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, तो इतना आसान नहीं होगा ना झोल करना उस पर। आसान नाही होगा, लेकिन जसं तू म्हणालास की सगळ्यांना याचं अजून काही प्रॉपर नॉलेज नाही आहे. सो असं नाही आहे की आपल्याकडे पण सगळीकडे पोलीस स्टेशन्स आहेत म्हणून काय फ्रॉड होत नाहीत का, म्हणून चोरीमारी होत नाही का, होतात. अशा केसमध्ये तुला असं वाटतं की कदाचित गव्हर्नमेंटचा असा विचार असेल की एक नियामक मंडळ असावं, म्हणजे एक रेग्युलेटरी बॉडी असावी. जसं शेअर मार्केटसाठी सेबी आहे, तर बँकांसाठी RBI आहे. तर अशा प्रकारे तुला असं वाटतं की कदाचित असा प्लॅन असू शकतो मोदी गव्हर्नमेंटचा की क्रिप्टो करन्सी मे बी जी पब्लिक क्रिप्टो करन्सी आहे ती अलाउ करतील आणि त्याच्यावर एखादी रेग्युलेटरी बॉडी असेल, असं तुला वाटतं? देखिए, अभी फिर वो मुद्दा सेम हो गया, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट। लेकिन अगर ये ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि जो हमारी बिटकॉइन, एथीरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको अगर रेगुलेट किया जाए, और ये जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो ये CoinDCX, WazirX, कई नाम के जो अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी यही मांग रहे हैं। उनकी मांग भी सेम है। जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, 18 से 35 की उम्र के जो लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस एज ग्रुप के जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी यंग लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस मार्केट में, वो भी यही मांग रहे हैं कि रेगुलेशन होए तो थोड़ी लेजिटिमेसी हो, ये जायज़ बन जाए, है ना। तो इसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेस होएं, जो सेफगार्ड्स होएं, ताकि आप अपना हाथ नहीं जलाएं, है ना, क्योंकि आपका ये हार्ड अर्न पैसा है, और आप एक्चुअली ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। जैसे आप सोना खरीदते हो, वैसे रेगुलेशन तो होना चाहिए जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो। तो इज़ इट एन एसेट क्लास, ये भी एक बड़ा डिबेट है जो आज तक चल रहा है। शायद अगले 3 हफ्तों में विंटर सेशन में इसका भी कोई नतीजा मिलेगा हमें। नक्कीच. माझा अजून एक प्रश्न आहे की आता आपण धरून चालू किंवा आपण किमान एक अनुमान लावू की कदाचित क्रिप्टो करन्सी ते बॅन करतील. जसं ते बिलमध्ये सांगितल्यानुसार कदाचित प्रायव्हेट क्रिप्टो करन्सी बॅन होऊ शकते. आता जर असे काही इन्व्हेस्टर्स असतील ज्यांनी कदाचित त्याच्यात इन्व्हेस्ट केलेलं असू शकतं, त्यांची गुंतवणूक असू शकते, कदाचित तुमच्यापैकी काही जण असू शकतात, तुमच्या ओळखीतले काही जण असू शकतात ज्यांनी याच्यात गुंतवणूक केली असेल,
अशा परिस्थितीत गव्हर्नमेंटने प्रायव्हेट क्रिप्टोकरन्सी बॅन केली, तर मग त्यांच्याकडे पर्याय काय राहणार? त्यांचे सगळे पैसे गेले असं समजायचं? ये भी एक बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चन है आपका, जायज़ सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी जो करेंसी इन सर्कुलेशन है ये कहाँ जाएगी? जैसे कल जब अनाउंसमेंट हुई तो सब लोगों ने ना, एक क्रिप्टो करेंसी में एक लिंगो है, लोग बोलते हैं हॉडल। अब ये हॉडल क्या होता है? हॉडल एक्चुअली HODL, अंग्रेजी में HOLD है। बंदे ने ना स्पेलिंग गलत कर दी थी, तो वो होल्ड को उसने हॉडल कर दिया। अब जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वो बोलते हैं हॉडल हॉडल, होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, मतलब बेचो मत दोस्त, पकड़ के वेट करो। आज भी जब मैंने एक्सचेंज वालों से बात की, बोलते नहीं नहीं हॉडल करो, उसको पकड़ के रखो यार, ये तो बस वॉलेटिलिटी है, 1-2 दिन की, मतलब ये बारिश है, गुजर जाएगा ये बुरा मौसम और आगे हम करते जाएंगे इन्वेस्ट और पैसे कमाते जाएंगे। पर जो हमने फॉल्स देखे कल, अभी मीडिया वाले बोल रहे थे ये ब्लड बाथ हो रहा है और ऐसा, देखिए ये वॉलेटिलिटी के लिए तो ये मार्केट सब फैक्टर इन करते हैं, लेकिन ये भी हमको रिपोर्ट करना चाहिए कि ये बाउंस बैक भी हुई मार्केट, वापस काफ़ी हद तक करेक्शन हुआ है इस मार्केट में। तो ये जब गवर्नमेंट थोड़ा और हमें क्लैरिटी देगी और विस्तार से समझाएगी कि क्रिप्टो करेंसी का हमारी अप्रोच क्या है, हमारा नज़रिया क्या है और हमारा मकसद क्या है। अभी तक तो ऐसा लगता है अनुजा कि वो क्रिप्टो करेंसीज को एक एसेट क्लास जैसे मानकर चलेंगे। मला हे सुद्धा जाणून घ्यायचं आहे, कारण की मी मागे सुद्धा एक इंटरव्ह्यू केला, त्याच्यात सुद्धा हा उल्लेख होता, एसेट क्लास। हा फरक काय म्हणजे मैं समझ गया आणि एसेट क्लास, बरोबर। एल सैल्वाडोर एक कंट्री है जहाँ इसको ये लीगलाइज होने का मतलब क्या है? मतलब ये एक लीगल टेंडर के नाम पे मानी जाती है। अब आज सुबह भी एक ऐसी न्यूज़ आई है, ऐसी खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया एक सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। मतलब ऑस्ट्रेलियन जो करेंसी है डॉलर, वो तो है ही, उसके साथ अब एक सेकेंडरी वर्चुअल करेंसी भी बन जाएगी। तो ये दोनों लीगल टेंडर के नाम पे शायद आगे जाके एक्सेप्ट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन बंद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, जो आज की खबर है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर अमेरिका में ऐसे किया होगा तो डॉलर इक्विवेलेंट भी हो गया और फिर ये क्रिप्टो में भी इक्विवेलेंट हो गया। वो दोनों कुछ हद तक उन दोनों के बीच में एक लिंक होगा। अगर आप बोलो इसको एक एसेट क्लास जैसे स्टॉक्स, राइट, और जो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रेगुलेट तो करते हैं हम इंडिया में, सेबी एक रेगुलेटर है, तो पता नहीं सरकार इसमें क्या डिसीजन लेगी, क्या निर्णय लेगी, लेकिन एक कोई रेगुलेटर होना चाहिए, क्योंकि अब तक ये लोग सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं। एक्सचेंज वाले खुद बोल रहे हैं हमारे रूल ये है, हमारे फेडरेशन ये है। नहीं, अगर सरकार इसको लेजिटिमाइज करे, समझा दे कि इतने टैक्स हम लगाएंगे इसके ऊपर, कैपिटल गेन्स भी लगेगा, जैसे हम इंडिया में हर एक चीज़ का एक सिस्टम है। आप कुछ अमेरिका से यहाँ इंडिया लाएं, आप ये फ़ोन भी खरीद के लाएं, तो एक्चुअली आप ला रहे हो, लेकिन आपको कस्टम्स की ड्यूटी देनी है ना एयरपोर्ट पे, इसलिए तो सस्ता पड़ रहा है आपको। जीएसटी और कस्टम्स नहीं भरे आपने अमेरिका में, और बम्बई में आप इसके लिए 1,30,000 रुपये दे रहे हो, वहाँ पे 80,000 का मिल रहा है, तो उसके भी ड्यूटीज़ इन प्लेस हैं। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट हमें समझा दे कि ये टैक्स इस पे लगेगा, अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे आप ट्रांजैक्ट करोगे, मतलब अमेरिका के वो एक्सचेंज में, वहाँ से भी पैसे लाने हैं तो फॉरेन एक्सचेंज के ये प्रोविजंस लगेंगे, और इसको आप होल्ड करोगे और कोई वॉलेटिलिटी होए या कोई ऐसे पंप एंड डंप स्कीम हो जाए, जहाँ पे जैसे एक स्क्विड गेम का कॉइन निकला था अभी जो नेटफ्लिक्स का, दो दिन में रवाना हो गए इतने सब पैसे लेके वो बंदे, और ऑफिशियल स्क्विड गेम का था भी नहीं, कोई बंदों ने बनाया था ऐसे ही, कोई अनजान लोगों ने, अब इतने पैसे लेके भाग गए। अभी इंडियन गवर्नमेंट का भी ये उनकी जो मांग है और उनकी जो अप्रोच है वो सही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको हम एक सिस्टम में लाएं। सो देयर शुड बी अ मेथड टू द मॅडनेस जैसे बोलते हैं। मुद्द्यावर मला यायचं आहे, आपण प्रेक्षकांना थोडीशी माहिती देऊ अशी की आता भारतात किंवा जगात सुद्धा जर विचार करायचा झाला तर 3 पॅटर्न पाहायला मिळतात। काही देश असे आहेत ज्यांनी पूर्णपणे बॅन करून टाकलेली आहे क्रिप्टोकरन्सी, म्हणजे त्यांच्या देशांमध्ये थाराच नाही क्रिप्टोकरन्सीला, जसं की चीन।
त्यांनी म्हणजे त्यांच्याकडे पहिले मान्य होती पण त्यांनी ती बॅन केली आणि त्यांची जी म्हणजे आपल्याकडे जशी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया तशी चीनची जी काही बँक असेल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया त्यांनी त्यांची एक डिजिटल करन्सी आणली. सो चीनमध्ये पूर्णपणे बॅन. काही देश असे आहेत की ज्यांनी त्यांच्या वित्तीय संस्थांना ट्रेडिंगसाठी क्रिप्टोकरन्सी वापरायला परवानगी दिलेली नाहीये, पण क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार हे होऊ शकतात ते असेट क्लासच्या हिशोबाने. पण तसा प्रयत्न भारतात सुद्धा झालेला होता. RBIने सुद्धा तसा डिसिजन घेतलेला होता पण सुप्रीम कोर्टाने ती बंदी उठवली. सो तो मुद्दा तर रद्द होतो आपल्याकडे भारतात. आता तिसरा प्रकार असा आहे की जो UK असू दे, सिंगापूर किंवा जपान अशा कंट्रीजमध्ये पाहायला मिळतो. त्यांच्याकडे असं आहे की त्यांनी एक रेग्युलेटरी बॉडी बसवली जी या सगळ्या गोष्टींवर म्हणजे नियंत्रण ठेवेल, की जसं आयुष म्हणतोय की याच्यात फ्रॉड होऊ शकतात का, जसं स्क्विड गेमचा उल्लेख झाला, तर असे सगळे फ्रॉड व्हायला नको, लोकांचा पैसा सुरक्षित राहायला हवा, यासाठी त्यांनी एक रेग्युलेटरी बॉडी बसवली आणि त्याच्यानुसार आता तिकडे क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार हे व्हायला किमान परवानगी तरी देण्यात आलेली आहे. पण अर्थात त्यांचं जे देशाचं जे चलन आहे म्हणजे पाऊंड असू दे किंवा इतर जे आहेत त्याला ते रिप्लेस करता येत नाही. म्हणजे त्यांच्या चलनाला क्रिप्टोकरन्सी हा पर्याय मुळीच नाहीये, पण क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार हे होऊ शकतात. आता आयुष, ह्याच्यात भारत कुठल्या दिशेने निर्णय घेऊ शकतो या 3 पर्यायांमध्ये? म्हणजे ह्याच्यात आता मराठीत असं म्हणतात की ह्याच्यातलं सुवर्ण मध्य काय, तर ह्याच्यात तुला असं काय वाटतं की कुठला एक मध्य मार्ग काढता येईल, कुठला एक पॉइंट असू शकतो? नहीं, आप जो बोल रही है ना, देखिए आज जो क्रिप्टो एक्सचेंज वाले हमारे शो पे आए थे इंडिया टुडे पे, वो भी ऐसा ही कुछ बोल रहे थे, मिडिल पाथ है ना. ये जो मिडिल पाथ की जो चर्चा हो रही है, देखिए आपका मिडिल पाथ और मेरे लिए मिडिल पाथ कुछ अलग पाथ हो सकता है, लेकिन वो जो हम बात कर रहे हैं शुरुआत से वो मिडिल पाथ ही है वैसे, कि आप आउटराइट बैन मत करो, टोटल बैन मत करो, क्योंकि उससे किसी का भी बेनिफिट नहीं है. तो आपको अगर क्रिप्टो करेंसीज को अप्रोच करना है तो उसको थोड़ा सा एक देखिए ना, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको अनुजा जी. पहली बात तो जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो की, अगर गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी, ब्लॉकचेन, तो नॉट जस्ट इन बैंकिंग एंड दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स, आप देखिए एक जो चीज़ न्यूज़ में बड़ी आ रही है, NFT. लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान सब अपने NFT निकाल रहे हैं, टोकन्स निकाल रहे हैं. इसका क्या होगा? ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है जो मे बी जो विंटर सेशन के जो डिबेट्स होंगे उसमें हमको कुछ पता चलेगा कि क्या होने वाला है. कमिंग बैक टू योर प्रीवियस पॉइंट ऑन द मिडिल पाथ, अभी जो मिडिल पाथ है ना जी, ये एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर बैन नहीं करे और रेगुलेशन का एक फ्रेमवर्क निकाले तो ये पहली क्लैरिटी हमको मिल सकती है ना. ये क्लैरिटी मिल गई, उसके बाद वो फ्रेमवर्क में है क्या, उसके डिटेल्स क्या हैं, उसके जो तकनीकी नुआंसेस क्या हैं, अब वो समझ गए हम, तो उसमें हमको एक बड़ा मुद्दा आता है. जैसे मैं वकील हूँ, तो जब हम कोर्ट जाते थे ना, तो जजेस पहले टाइटल पढ़ते थे और उनकी इंटरप्रिटेशन, वो जो पूरा उनका जो काम है, हम वकील लोग काफ़ी मुश्किल बना देते हैं. और हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं वो भी ना एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखते हैं. जैसे ये जो अभी मुद्दा हुआ है इस क्रिप्टो करेंसी के बिल में, अगर हम वो एकदम क्लियर विस्तार से हम समझाएं, जैसे अमेरिका में एक अच्छा से एक पैराग्राफ में समझा देते हैं पूरी दुनिया को, मीडिया को भी, है ना. और इंडिया में हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम रही है, नॉट जस्ट इंडिया, इवन इन अमेरिका, जो 21st सेंचुरी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो 20th सेंचुरी के लॉ से ना कभी भी सॉल्व नहीं होंगे. तो आप देखिए ऊबर जो कंपनी है, अमेरिका में आज तक लड़ रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है, हम इंटरनेट कंपनी है. एयरबीएनबी रियल एस्टेट कंपनी नहीं है, हम इंटरनेट कंपनी है. वी डोंट ओन एनी रियल एस्टेट. पर उनके जो पुराने लॉज हैं वो काफ़ी मिसमैच हो जाता है, दोनों में एक ऐसा मेल नहीं है. सिमिलरली अब जब क्रिप्टो करेंसी में इंडिया में, अब जब हम इंडियन पीनल कोड या हम हमारी सिविल लॉज या पुरानी लॉज जो ब्रिटिश ज़माने के 1860 1900s की ये जो हैं, अब ये जब आते हैं कुछ बोलता है 10 रुपये का फ़ाइन या 50 रुपये का फ़ाइन, हमारा पुराना बम्बई में पगड़ी सिस्टम, अब ये पुरानी लॉज हैं, पुराने सिस्टम है, लेकिन अब तो हम 21वीं सदी में आ गए हैं. तो आज हमें 2021-2022 में एक ऐसा मौका मिल रहा है कि हम एक नई लॉ, एक नई टेक्नोलॉजी के लिए ड्राफ्ट करें. तो ये बहुत ही अहम मौका है. और हमारे जो बॉर्डर के उस पार चीन ने बैन कर दिया है, तो ये एक दूसरा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको सही से रेगुलेट करें
और ये मार्केट और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। शायद वो ही मुझे लगता है एक सही रास्ता आहे क्रिप्टो के लिए। तर आयुषने आपल्याला बऱ्यापैकी गाईड केलेलं आहे आणि पाहावं लागेल आता की मोदी सरकार या सगळ्यावर काय निर्णय घेतं। पण तुम्ही सुद्धा जर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये इन्व्हेस्ट करत असाल तर आम्ही सुद्धा या संदर्भातले अनेक व्हिडिओज केलेले आहेत, ते तुम्ही नक्की पाहू शकता। पण स्वतःहून इन्व्हेस्ट करताना हा सल्ला देणं अगदी गरजेचं आहे की तुम्ही प्रॉपर त्याचा अभ्यास करा, रिसर्च करा आणि अर्थात ही सगळी रिस्क आहे, त्यामुळे किती रिस्क घ्यायची हे तुमच्या हातात आहे, त्याच्यानुसार ठरवा की तुम्हाला किती इन्व्हेस्ट करायचं आहे। मोदी सरकारचा जो निर्णय येईल तो अर्थातच आम्ही मुंबई तकच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवू। तोपर्यंत क्रिप्टोकरन्सी नेमकी असते काय, त्याच्यावर मोदी सरकार काय काय निर्णय घेणार आहे, त्याच्यात इन्व्हेस्टमेंट कशी करावी, काय काळजी घ्यावी, या सगळ्या संदर्भातले व्हिडिओज हे मुंबई तक या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर अपलोडेड आहेत। आणि या सगळ्या संदर्भातल्या सगळ्या घडामोडी आणि सगळं विश्लेषण वाचण्यासाठी mumbaitak.in या आमच्या वेबसाईटलाही तुम्ही भेट देऊ शकता। ताज्या बातम्यांसाठी मुंबई तकच्या यूट्यूब चॅनलसह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्रामवर सुद्धा तुम्ही आम्हाला लाईक, फॉलो आणि शेअर नक्की करा।